चटोरी देवरानी की रसोई। मोहिनी के घर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मोहिनी भी सभी को खाना खाते देख रही थी और मन ही मन चिढ़ रही थी। अरे यार, ये लोग कितने धीरे खाना खाते हैं, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। भगवान, मेरा ससुराल बड़ा ही बेरहम है। ये नहीं कि जल्दी से खा पी कर हटे, मुझे भी भूख लगी है। इनको जरा भी ख्याल नहीं है कि इनकी बहुएं ने भी कुछ नहीं खाया है। मोहिनी खुद से ये बातें बोल रही होती है, तभी उसका पति अपने खाने की प्लेट को पीछे करता है और डाइनिंग टेबल से उठ जाता है। धीरे धीरे बाकी के घर वाले भी उठने लगते हैं। मोहिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है कि चलो, अब तो कम से कम उसकी बारी आएगी। मोहिनी अपनी देवरानी पिंकी को आवाज लगाती है। पिंकी पहले से ही किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। पिंकी के हाथ में एक छोटा सा नमक का डब्बा था, जिसे वो अक्सर अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखती थी। पिंकी, जल्दी से आजा, देख सब लोग उठ गए, अब हम सुकून से बैठते हैं। आज सासू माँ ने सब्जी तो अच्छी बनाई है, पर मुझे लग रहा है कि पनीर थोड़ा कम पड़ेगा। अरे, पनीर कम पड़े या ज्यादा दीदी, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि सब्जी में जान है या नहीं। माँ जी ने आज फिर वही फीका खाना बनाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि इस खाने को थोड़ा नया मेकओवर दे दूं। अरे, अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया और तूने नुकसान निकालना शुरू कर दिया। बैठ और शांति से खा। देख, दाल भी गरम है और रोटियां भी। दीदी, पेट भरने के लिए तो घास फूस भी खाया जा सकता है, पर ये जो जुबान है ना, ये बिना चटकारे के मानती नहीं है। इतना बोलकर वो दोनों खाना खाने बैठ जाती हैं। पिंकी अपनी थाली लेकर बैठ तो गई, लेकिन उसने पहला निवाला मुंह में डालते ही चेहरा सिकोड़ लिया। उसकी चटोरी जुबान को सादी दाल रास नहीं आ रही थी। वो उठी और किचन के ऊपर अलमारी को टटोलने लगी, जिसे देख मोहिनी कहती है, ये क्या ढूंढ रही है? खाना खा ले पिंकी, वरना माँ जी देख लेगी तो बोलेगी कि खाने में कमियां निकाल रही हो। अरे दीदी, माँ जी को क्या पता कि असली स्वाद क्या होता है। ये देखिए, मिल गया मेरा खजाना। ये पिछले महीने जो चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च मैं लाई थी ना, वो मैंने यहाँ छुपा कर रख दी थी। जेठ जी सारा खत्म ना कर दे। तू भी ना पिंकी, पूरे घर में चीजें छुपा कर रखती है, पर इस मसाले का क्या करेगी? दीदी, आप बस देखते जाओ, मैं इस सादी दाल को डबल तड़का दाल बना दूंगी। बस 1 चम्मच घी और ये मसाले। अगर ससुर जी आ गए तो तू क्या कहेगी? वो तो सादे खाने की भक्त हैं। कह दूंगी कि सब्जी ठंडी हो गई थी तो बस गरम कर रही हूँ। दीदी, ये देखिए, पिंकी स्पेशल दाल। अब इसे रोटी के साथ खाकर देखिए, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अगर ऐसी बात है पिंकी, तो तेरी ये जिठानी तेरी लगाई हुई तड़के वाली दाल जरूर खाएगी। और जैसे ही मोहिनी ने तड़के वाली दाल चखी, वो दंग रह गई। पिंकी की जुबान सच में जादुई थी। उसे पता था कि किस चीज में क्या मिलाने से स्वाद बढ़ जाता है। पर तभी मोहिनी अपनी देवरानी की तारीफ करते हुए बोलती है, क्या बात है पिंकी, सच में तूने तो खाने का पूरा स्वाद ही बदल दिया। एक काम करना, आज के बाद जो भी सब्जी या दाल में तड़का लगेगा ना, वो तू ही लगाना। सच में तू बहुत अच्छा तड़का लगाती है। इस तरह से अब मोहिनी और पिंकी दोनों ही मजे से खाना खा रही थी। तभी पिंकी की नजर फ्रिज पर गई और वो अपनी जेठानी से कहती है, दीदी एक बात बताओ, कल जो पापड़ आए थे वो कहाँ है? वो तो सासू माँ ने स्टोर रूम में बंद कर दिए हैं। कहती है कि जब मेहमान आएंगे तब तलेंगे। मेहमान का तो पता नहीं, पर आज इस चटोरी देवरानी को पापड़ खाने की तलब उठ रही है। आप रुकिए, मैं स्टोर रूम की चाबी लेकर आती हूँ। पिंकी रहने दे, अगर पकड़ी गई तो आफत आ जाएगी। सासू माँ बहुत सख्त है इन मामलों में, खामखा दिक्कत हो जाएगी। दीदी, डर के आगे जीत है, स्वाद के आगे डर कुछ भी नहीं है। मैं बस 2 मिनट में आई। पिंकी बिल्ली की तरह दबे पांव सासू माँ के कमरे की तरफ गई। सासू माँ गहरी नींद में थी। पिंकी ने बहुत ही चालाकी से उनकी अलमारी के पास रखी चाबी उठाई और स्टोर रूम खोल लिया। वो वहाँ से सिर्फ 2 पापड़ नहीं, बल्कि पूरा एक पैकेट ले आई और अपनी जेठानी को देखते हुए कहने लगी, अरे ये देखिए दीदी, अब होगा असली मुकाबला। हम इन पापड़ों को सिर्फ तलेंगे नहीं, बल्कि इनके ऊपर वो प्याज टमाटर काट कर मसाला पापड़ बनाएंगे। वो मार्केट और रेस्टोरेंट में महंगे रेटों पर कितने अच्छे मिलते हैं। तू तो सच में चटोरी है पिंकी, पर इतना सब खाएगी तो हजम कैसे होगा? दीदी, चटोरी का हाजमा तो पत्थर से भी पचाया जा सकता है। आप बस प्याज टमाटर करो, मैं पापड़ तलती हूँ। और फिर यही होता है। अब किचन में मसाला पापड़ बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है।
अब पिंकी ने बहुत ही मेहनत से पापड़ तले, उन पर नींबू, काला नमक और खूब सारी मिर्च डाली। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर अब शाही दावत का आनंद ले रही थी। तभी अचानक उनके ससुर जी बाहर पानी पीने के लिए आ गए और उन्हें इस तरह देखकर कहने लगे, अरे ये इतनी रात को क्या तलने की आवाज आ रही है और ये प्याज की महक कहाँ से आ रही है? वो बाबूजी, पिंकी को थोड़ी कमजोरी लग रही थी तो मैंने सोचा इसके लिए थोड़ा भारी नाश्ता बना दूं। हाँ बाबूजी, बस थोड़ा मन कच्चा हो रहा था। आप पानी पियेंगे? मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद से ले लूंगा। पर ये पापड़, ये तो वही है ना जो तुम्हारी माँ ने मेहमानों के लिए रखे थे? बाबूजी, मेहमान तो भगवान होते हैं, पर घर की बहुएं भी तो लक्ष्मी होती है ना, तो लक्ष्मी ने सोचा कि थोड़ा भोग लगा लिया जाए। दरअसल पिंकी की जुबान पर हर सवाल का जवाब रहता था, जिसे सुनकर उसके ससुर भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटी बहू खाने की बहुत शौकीन है। वो पानी पीकर वापस चले गए। पिंकी और मोहिनी ने राहत की सांस ली। दीदी देखा, बाबूजी भी समझ गए कि मेरी चुटोरी जुबान का कोई मुकाबला नहीं। अब जल्दी से ये खत्म करते हैं, मेरा मन तो कुछ मीठा खाने का भी कर रहा है। मीठा? पिंकी अब बस कर, अब और जगह नहीं है पेट में। अरे दीदी, मीठे के लिए तो अलग पेट होता है। फ्रिज में वो दूध रखा है ना, मैं उसकी जल्दी से इंस्टेंट रबड़ी बनाती हूँ। बस ब्रेड के थोड़े टुकड़े और चीनी चाहिए। तू तो आज किचन खाली करके मारेगी, पर बना देखो तो सही, तो ब्रेड से रबड़ी कैसे बनाती है। पिंकी फिर से काम पर लग गई। उसने ब्रेड के किनारे काटे, दूध उबाला और उसमें थोड़ी सी मलाई और चीनी डाल दी। देखते ही देखते किचन से दूध के पकने की मीठी खुशबू फैल गई। पिंकी की रसोई आज सच में जादुई लग रही थी। ये लीजिए दीदी, गर्मा गर्म रबड़ी। इसे खाकर तो सासू माँ का भी फीका खाना भूल जाओगी आप। सच में पिंकी, तेरे साथ रहकर तो मेरा भी वजन बढ़ने वाला है। पर जो भी कहो, इस चटोरी रसोई में तो मजा आ गया। वो कहीं भी नहीं है ये मजा। दोनों ने मजे से मीठा खाया। अब किचन पूरी तरह से साफ करने की बारी थी, ताकि सुबह किसी को शक न हो। पिंकी ने सारे बर्तन धोए और मसालों के डब्बे वापस छुपा दिए। मोहिनी उसे देख रही थी, सोच रही थी कि घर की रौनक तो इसी चटोरी देवरानी की वजह से है। दीदी, सब चकाचक हो गया, अब चलते हैं सोने। पर हाँ, कल दोपहर को जब माँ जी सो जाएगी तो हम पानी पूरी बनाएंगे। मैंने सारा सामान मंगवा लिया है। तो कभी नहीं सुधरेगी। चल अब सो जा, वरना कल सुबह चाय बनाने के लिए आँख नहीं खुलेगी। चाय भी बनेगी दीदी, पर इलायची और अदरक वाली कड़क चाय। दोनों मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरों की तरफ चली गई। मोहिनी को अब सुचित्रा देवी के दो बेटे थे, अरुण और रजत। अरुण और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। 3 साल का उनका बेटा था मोहित। सुमन जब से शादी होकर आई थी तब से उसे ही हमेशा महत्व मिलता रहा। कहीं आना जाना, किसी की शादी, लेना देना, घर में हर चीज के लिए सुचित्रा देवी सुमन से ही पूछती थी और सुमन को ही भेजती थी। घर के खर्चों में भी सुमन ही ध्यान देती थी। अरे मीना, कहाँ रह गई? कितनी देर से राशन आया हुआ है, इन्हें डिब्बों में भी भरना है। बस आ रही हूँ भाभी, वो आपने बोला था ना ड्राइंग रूम साफ करने, वो कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, बाबूजी की पुराने दोस्त हैं, वो आ रहे हैं। चल तू अब जल्दी जल्दी ये सारा राशन ड्रम और डिब्बों में भर दे, मैं तब तक मोहित को नहला देती हूँ। तभी सुमन के ससुर के पुराने दोस्त आ जाते हैं। सुमन बहू, ये मेरे पुराने मित्र हैं सुभाष जी। नमस्ते अंकल जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई साहब, हमारी सुमन ने तो पूरे घर को संभाल रखा है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब चीजों की जानकारी इससे ही रहती है। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अच्छी बात है, अब बस रजत की भी शादी कर दो, फिर सुमन बहू को भी आराम मिल जाएगा। हाँ, बस अब करनी ही है रजत की शादी। कोई लड़की हो अच्छे घर की तो बताना। हाँ, जरूर, तुम मुझे रजत का बायोडेटा भेज देना, मैं आगे अपने दोस्ती यारी में भेज दूंगा। सुमन ड्राइंग रूम से बाहर आ जाती है। सुमन के मन में यही बात आ जाती है कि वो अपने लिए कोई गरीब देवरानी ढूंढेगी। कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर के लिए गरीब देवरानी ही ढूंढनी होगी, सीधी सादी, जो मेरे आगे कभी ना बोले और उसे इस घर की जायदाद और धन दौलत से कोई मतलब ना हो। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? रजत के लिए रोजाना ही अमीर घरों के रिश्ते आने लगे, पर सुमन कोई ना कोई टांग अड़ा देती जिससे रिश्ता मना हो जाता। ये सच्चाई कोई नहीं जानता था। सबको लगता था कि सुमन रजत की भलाई चाहती है। रजत के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगभग बंद हो गए।
अरे लक्ष्मी नारायण, इतने घरों के रिश्ते दिखा चुका हूं, पर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद आता ही नहीं है। कभी तुम कहते हो ये परेशानी है, कभी कहते हो वो परेशानी है, वो कमी है। आखिर बात क्या है? तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो? ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, तो परेशानी क्या है? पता नहीं, सुमन कह रही थी कि लड़की की हाइट छोटी है, रजत के साथ मेल अच्छा नहीं लगेगा। अब सुमन तो अपने देवर का भला ही चाहती है ना। तभी सुमन भी आ जाती है। अंकल जी, लड़की की हाइट बहुत कम है, और आप तो जानते ही हो देवर जी की हाइट कितनी अच्छी है। अब मुझे ही देख लो, मेरी हाइट कितनी अच्छी है। मैं अच्छी खासी लंबी हाइट की हूँ। मुझे अपने जैसी देवरानी चाहिए जो देवर जी के साथ अच्छी जोड़ी लागे। है तो एक लड़की, देखने में सुंदर है, तुम्हारी तरह लंबी भी है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सुभाष? लड़की वाले गरीब हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है। मतलब तुम कहो कि तुम्हारी बराबरी, मतलब ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, इतना कुछ लड़की को दे नहीं पाएंगे। सुमन तो यही चाहती थी। वो तपाक से बोली, तो कोई बात नहीं अंकल जी, गरीब है तो क्या हुआ, हमें तो लड़की लेनी है, देनी थोड़ी है। देखा सुभाष भाई साहब, हमारी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं। एक काम करो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। बात बन गई तो हम रजत की कुछ ही दिनों में शादी भी कर देंगे। सुमन की इच्छा पूरी हो गई। लड़की सबको पसंद आ गई और कुछ ही दिनों बाद रजत और मेघा की शादी हो गई। ये देखो मेघा, ये मैंने तुम्हारे लिए खास डिजाइन की साड़ी डिजाइन करवाई है। आज के फंक्शन में तुम यही पहनना। जी भाभी, आप सबका इतना प्यार मुझे मिलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर की बहू बनोगी। आज की पार्टी में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर ही रहूंगी, ताकि तुम मेरे आगे बोलने लायक ही ना रहो। सब लोग रिसेप्शन के फंक्शन में इकट्ठा होते हैं। मेघा बहुत खुश थी कि उसके ससुराल वाले उसके लिए कितना कुछ कर रहे थे। मेघा बहू, किसी भी चीज की कोई परेशानी हो तो अपनी जेठानी सुमन या फिर मुझसे कह देना। जी माँ जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। माँ जी, आपको मिसेस शर्मा बुला रही हैं। अच्छा अच्छा, तुम लोग स्टेज पर बातें करो, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। वैसे ऐसा ऐशो आराम, इतने महंगे महंगे कपड़े और गहने शायद तुमने अपने मायके में तो देखे नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब परिवार से आई हो ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने माँ बाबूजी से कहकर इस रिश्ते के लिए हाँ बुलवा दी, वरना तुम तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरी देवरानी बनोगी, इस घर की बहू बनोगी। अब कान खोलकर सुन लो, इस घर में मेरा राज चलता है। ज्यादा स्मार्ट मत बनना, जो भी नियम मैंने बनाए हैं उन्हें पलटने की कोशिश भी मत करना। सुमन की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक सुमन ने उससे इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी, जबकि इसमें मेघा की कोई गलती नहीं थी। मेघा और रजत के हनीमून के लिए विदेश जाने की बुकिंग हो चुकी थी, पर यहां भी सुमन ने अपनी चाल खेली। माँ जी, मेरा शादी में जाना बहुत जरूरी है। मौसी जी की बेटी हमारे बहुत क्लोज हैं। उन्होंने स्पेशली बोला है कि हम 1 हफ्ता पहले पहुंचे। मैं सोच रही थी कि रजत और मेघा बाद में हनीमून पर चले जाएं, तो बाकी मेघा को अगर बुरा न लगे, मैं आपको ना अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अरुण भी मेरे साथ जा रहे हैं। पीछे से आप और पापा जी अकेले रहोगे तो मेरा ध्यान इधर ही लगा रहेगा। भाभी टेंशन मत लो, हम दोनों हनीमून पर बाद में चले जाएंगे। मैं ये ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। क्या हुआ सुमन, तुम शादी में नहीं जा रही हो? शादी कैंसिल क्यों हो गई? माँ जी, वो लड़के वाले बड़े लालची थे। मौसी जी को घर पसंद नहीं आया तो उन्होंने शादी खुद ही तोड़ दी। मेरी वजह से इन दोनों ने भी अपना हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया और मैं भी शादी में नहीं जा रही। मुझे तो सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, अच्छी बात है ना, आप सबके साथ रहने का अवसर इतना मिला ही नहीं है। मैं भी आप सबके बिना उदास हो जाती। एक काम करो, तुम देवरानी जेठानी कुछ दिन एक साथ रहो, तब तक मैं और तुम्हारी सासू माँ हरिद्वार घुमाते हैं। और फिर सुमन के सास ससुर ने हरिद्वार घूमने का प्लान कर लिया और वो दोनों हरिद्वार के लिए चले गए। तो पीछे से सुमन और मेघा ही घर पर अकेले होते थे। एक दिन सुमन का ध्यान नहीं पड़ा और वो आंगन में गिरे हुए सर्फ के पानी पर फिसल गई। अरे भाभी, वहां पर सर्फ बिखरा हुआ था। वो आंगन बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज सर्फ से धुलाई कर दूं। मेघा भाभी जल्दी आओ, सुमन भाभी गिर गई है। मेरी कमर से मेरी कमर मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। आह भाभी घबराओ नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेघा सुमन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद सुमन के सास ससुर भी लौट आते हैं। अरे मेरी बहू को नजर लग गई,
बताओ, हमें फोन कर देते, हम जल्दी आ जाते। माँ जी, आप परेशानी और चिंता में आ जाते, इसी वजह से नहीं बताया था। पर मेघा ने मेरी बहुत देखभाल की है, इसी वजह से अब तो मुझे बहुत आराम है। नहीं तो शुरू में 1-2 दिन में बहुत दर्द रहा। मेघा की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुमन। अब तो मुझे इस घर की कोई चिंता नहीं है। तुम और मेघा दोनों इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हो। हमेशा खुश रहो।